हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर जो हम लास्ट टाइम पे स्टार्ट किए थे, आज सेकेंड वीडियो आज हम उसका आपके सामने पेश कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी। हमने देखा था कि चार्जेस नेचर में दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वहीं अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने आपको लास्ट टर्न पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाया था, यानी कुल मिला के फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये पढ़ा था कि जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी को ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि एक बॉडी जहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की उसमें डेफिशिएंसी होती है, वही दूसरी बॉडी उतनी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है। सो कुल मिला के किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो उस बॉडी पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो उस बॉडी पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम हैं या ज्यादा हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा होते हैं उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं e से, और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसके लिए फॉर्मूला जो हमने आपको कल बताया था वो ये था, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो उस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए जाएं। तो पहला आज एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूं कि एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स मास, उसके मास पे इफेक्ट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग के? एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जा रहा है, इससे उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत से लोग कहेंगे अरे सर चार्ज ही तो कर रहे हैं बॉडी को, पॉजिटिव कर लो नेगेटिव कर लो, मास पे क्या फर्क पड़ेगा, की फर्क पैंदा, मास पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, चार्ज देने से मास पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ऑप्शन भी ऐसे ही होते हैं, एक होता है इंक्रीजेस, एक होता है डिक्रीजेस, एक होता है रिमेन सेम, एक होता है डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ऐसे में बहुत से बच्चे इसका जवाब लिखेंगे कि रिमेन्स द सेम, बिकॉज चार्ज किया है बॉडी को, पॉजिटिव कर लो नेगेटिव कर लो, की फर्क पैंदा मास पे है, मास तो वही रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जब हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो कब होगी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगी, जब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, डेफिशिएंसी, यानी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमें उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। और जब हम बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ मास तो होता है ना, भले ही बहुत कम होता है लेकिन होता तो है। वो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो मास में क्या हो जाएगी, कमी। तो याद रखना, जब किसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो उसके मास में कमी हो जाएगी, यानी कि मास डिक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड, अगर उसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज की बजाय नेगेटिवली चार्ज करते तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ता। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कब होती है बॉडी, जब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाए, और इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होने का मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, तो ऑब्वियसली उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अब समझ में आया। तो अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हम करेंगे तो आप ये नहीं कहिएगा कि मास सेम रहेगा, मास चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा कि अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो मास डिक्रीज होगा, और अगर बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो मास इंक्रीज होगा। तो देखिए अब एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आपके कॉम्पिटिशन्स में भी और बोर्ड में भी काफी पार्ट कवर करते हैं। बोर्ड में तो बहुत बड़ा पार्ट होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मींस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसेप्ट। तो जो कंसेप्ट अपन ने कल पढ़ा उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। थोड़ा आप सब लोग दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन में। कंसेप्ट वही है जो कल आपको बता चुके हैं, और क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से पढ़िए। चार्जेस ऑन टू बॉडीज
are Q1 and Q2 such that Q1 Q2 greater than 0, पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं Q1 Q2 लेस देन 0, और आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन दैम इन ईच केस। सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पर जाते हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, तसल्ली से पहले उसका मतलब समझा कि क्या उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा कंसेप्ट यहां पर यूज होगा। तो क्वेश्चन में आपको कहा है कि दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज चार्ज बॉडीज नहीं, दोनों पे चार्ज है। एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, लेकिन किस प्रकार से? पहले पार्ट में वो कह रहे हैं ऐसे कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इस केस में नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? नेचर ऑफ फोर्स से मतलब भाई दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स लगता है दो तरह का होता है नेचर में, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो हमको ये बताना है कि उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, और सिर्फ इस बेस पे कि चार्जेस के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और सेकंड पार्ट में Q1 Q2 लेस देन 0। हो सकता है अभी आपको बिल्कुल आइडिया ना लग रहा हो, लेकिन एक पार्ट भी सॉल्व हो गया तो दूसरे के लिए आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। तो क्या करना है, कैसे समझना है इस क्वेश्चन को? तो आप में थोड़ा मैथमेटिक्स की नॉलेज यहां यूज हो रही है। चार्जेस जैसे कि आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। जब Q1 और Q2 के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब उनका प्रोडक्ट, तो दो चार्जेस का प्रोडक्ट और ग्रेटर देन 0 जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये कहा है कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? तो हम जानते हैं कि या तो दोनों पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, या दोनों नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। कोई नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, इजंट इट? तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी सिमिलर चार्जेस, और दोनों नेगेटिव हैं तो भी सिमिलर चार्जेस। और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? क्या करते हैं सिमिलर चार्जेस? सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। तो जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा? रिपल्शन। तो फर्स्ट पार्ट में जब आपको कहा कि दो चार्जेस Q1 Q2 इस तरह से हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, यानी कि दोनों सिमिलर हो। और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा क्या? फोर्स के नेचर के बारे में बताना था, तो फर्स्ट पार्ट में फोर्स जो है वो कैसा होगा? रिपल्शन। इज दैट क्लियर? और जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है सेकंड पार्ट का क्लू मिल गया आपको। इन सेकंड पार्ट आपको कहा है Q1 Q2 लेस देन 0। तो Q1 Q2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और वो क्या है? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो दो चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है? नेगेटिव कब होगा प्रोडक्ट? दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। दो चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन 0 यानी नेगेटिव केवल कब हो सकता है? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस में आएगा। तो इससे क्लियर है कि अगर चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, इट मींस एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिट चार्जेस होंगे, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो इसीलिए यहां पर सेकेंड पार्ट का आंसर होगा क्या? अट्रैक्शन। नेचर ऑफ फोर्स बताना था अपने को, तो नेचर ऑफ फोर्स दो तरह का होता है, आइदर रिपल्शन और अट्रैक्शन। और ये कंसेप्ट आपके लिए पहले बता चुके हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। गॉट इट? हाँ, तो स्टूडेंट्स ये दो एग्जांपल्स आपने देखे अभी, ये दोनों ही बेस्ड ऑन कंसेप्ट थे और कोई नए कंसेप्ट नहीं थे। कल जो हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये दो क्वेश्चंस हमने पढ़े। अब आज अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको चार्जिंग के दूसरे मेथड के बारे में बताने वाले हैं। पहला मेथड अपन ने पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसमें हमने देखा था कि जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्यों हो जाती है वो बता दिया, कितना चार्ज आता है कैसे आता है वो सब अपन देख चुके हैं। आज हम दूसरे चार्जिंग के मेथड पे आ रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मतलब, पहले तो हम ये जाने कि भाई इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इंडक्शन। तो कोई भी आदत, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो आप में पहले से ना हो और फिर आप किसी के पास जाते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो उसकी वो आदत, उसकी वो प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाती है बाद में, जो पहले से ना हो और बाद में आ जाए, तो हम कहते हैं कि भाई क्या हो गया, इंड्यूस हो गई,
वो प्रॉपर्टी आप में क्या हो गई, इंड्यूस हो गई। और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं क्या, इंडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, बहुत शरीफ बच्चा है, घर में कभी उसने कुछ बुरी बात सुनी नहीं, देखी नहीं जिंदगी में, और फिर वो कुछ ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाता है जो कि दिन भर बुरी बुरी बातें करते रहते हो, बुरी चीजें देखते सुनते रहते हो। अगर वो उनके साथ कुछ दिन रहेगा कंटिन्यूसली, तो ज्यादा नहीं तो एक दो बुरी आदतें उसके अंदर आ ही जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आ गई आदत जो पहले से नहीं थी, तो हम कहेंगे क्या हो गई, इंड्यूस हो गई, और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे क्या, इंडक्शन। तो ये तो बात हो गई इंडक्शन का मतलब, जनरल मीनिंग क्या होता है इंडक्शन, क्योंकि 12th में हमको बहुत पढ़ना है इंडक्शन। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बाद में हम मैग्नेटिज्म में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, फिर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाएंगे, वहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वो भी दो तरह का होता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब इंडक्शन शब्द से बहुत पाला पढ़ना है हमारा, तो पहले ही क्लियर कर दें कि भाई इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो पहले से आप में ना हो और बाद में आपके अंदर आ जाए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर्टिकुलरली अब हम जिक्र करने जा रहे हैं किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, कि इंडक्शन से चार्जिंग कैसे होती है, चार्जिंग बाय इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये अगला टॉपिक है। तो भाई देखिए क्या होता है कि अगर एक अनचार्ज कंडक्टर को हम पास लेके जाएं किसी चार्ज कंडक्टर के, समझना बात को क्या है, अगर एक अनचार्ज कंडक्टर को हम एक चार्ज कंडक्टर के पास लेके जाएं, तो टच नहीं कराएं, सिर्फ पास लेके जाए, तो हम देखते हैं जादू होता है। क्या जादू होता है कि जो अनचार्ज कंडक्टर था उसके दो एंड्स हैं, तो वो एंड जो कि चार्ज कंडक्टर के पास लेके गए हैं उस पे तो अपोजिट चार्ज आ जाता है, और दूसरा जो फार एंड है उस पे सेम चार्ज आ जाता है। ये चार्जेस जो आए दोनों एंड्स पे अनचार्ज कंडक्टर के, पहले से तो नहीं थे, बाद में आ गए, तो हम कहेंगे क्या हो गए, इंड्यूस हो गए। ये चार्जेस कहलाते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, और उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इज दैट क्लियर? क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? तो उसको हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन अनचार्ज्ड कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ चार्ज कंडक्टर, देन opposite charge produces on its near end and similar charge produces on its far end. These charges are called induced charges, and this phenomenon is called electrostatic induction. Is that clear? मैं एक एग्जाम्पल के जरिए अब आपको समझाता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो देखिए इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो यहां आप देख सकते हैं BC एक अनचार्ज कंडक्टर था, पहले BC एक अनचार्ज कंडक्टर है, और इस अनचार्ज कंडक्टर BC को हम लेके गए एक चार्ज कंडक्टर A के पास। A पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और BC पे इनिशियली मान लिया पहले कोई चार्ज नहीं है, तो एक अनचार्ज कंडक्टर हो गया। लेकिन जब इस अनचार्ज कंडक्टर BC को हम लेके गए चार्ज कंडक्टर A के पास, तो हमने क्या देखा कि अनचार्ज कंडक्टर BC के दो एंड्स हैं, एक एंड B एक एंड C। तो कंडक्टर A के पास वाला एंड कौन सा है, एंड B। तो एंड B पे आप देख रहे हैं कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और फार एंड पे यानी एंड C पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव कहां आया, नियर एंड पे। A पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का अपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज तो किस पे आता है, नियर एंड पे, और सिमिलर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, फार एंड पे। तो हमने जो बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि when an uncharged conductor is brought near a charged conductor, then opposite charge is produced on the near end and similar charge produces on the farther end. और चूंकि ये दोनों ही चार्ज पहले तो नहीं थे ना, ये बाद में आए, ये दोनों ही चार्जेस आपके कहलाएंगे क्या, इंड्यूस्ड चार्जेस, और इस फिनोमेनन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इस तरह से चार्जिंग हो जाती है बाय इंडक्शन की, पहले चार्ज नहीं था लेकिन इंडक्शन के बाद दोनों एंड्स पर चार्ज आ गया, तो इसे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद अगर हम इस अनचार्ज कंडक्टर BC को, चार्ज कंडक्टर को वहीं रहने दिया, बट अनचार्ज कंडक्टर BC पे जो दो चार्जेस प्रोड्यूस हुए ना, इंड्यूस चार्जेस दो होते हैं, एक नियर एंड पे और एक फार एंड पे। इनमें से एक होता है फ्री चार्ज और दूसरा होता है बाउंड चार्ज। और कौन सा फ्री कौन सा बाउंड, ये हमें अगर देखना है तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। सपोज आपके पास दो कुत्ते हैं
और ये दोनों कुत्ते अंधेरे में आपको दूर से ये दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा बंधा हुआ है और कौन सा फ्री है। क्लियर है? और आपको दूर से ही चेक करना है पास जाए बिना कि इनमें से कौन सा बंधा है और कौन सा खुला हुआ है, कौन सा फ्री है। तो एक टेस्ट आप कर सकते हैं कि थोड़ी दूर पे एक ब्रेड डालिए और दोनों को बुलाइए। एक भागता हुआ आपके पास आ जाएगा और एक वहीं खड़ा खड़ा भौंकता रहेगा। क्लियर हो जाएगा कौन सा फ्री है कौन सा बाउंड है, बताने की जरूरत है क्या भाई? जो भाग के आपके पास आ गया मतलब वो फ्री था, और जो चाह के भी नहीं आ पाया वहीं खड़ा खड़ा भौंकता रहा मतलब वो कैसा था? बाउंड था। तो ऐसे ही दो चार्जेस जो हमारे प्रोड्यूस हुए, इंड्यूस हुए हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इनमें से कौन सा फ्री है कौन सा बाउंड है अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे कि कंडक्टर बीसी का जो कनेक्शन है वो कर देते हैं किससे? अर्थ से। तो ये साइन देख लीजिए, ये साइन जब हम बनाएंगे इसका मतलब है कनेक्शन विद अर्थ। तो जैसे ही कंडक्टर बीसी के एक एंड सी को हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ से, तो हमने क्या देखा कि जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज था वो तो कहीं नहीं गया, वो अपनी जगह रहा, लेकिन जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज था वो यहां से गायब हो गया, वो चला गया। कहां चला गया? अर्थ में चला गया। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज था, चूंकि अर्थ में जाने के लिए फ्री था, तो वो तो हो गया फ्री चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज था इंड्यूस, वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो बंधा हुआ है, बाउंड है, वो कहीं नहीं जा पाया। तो ये हो गया बाउंड चार्ज और ये हो गया फ्री चार्ज। इज दैट क्लियर? लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ऐसा मत समझ लेना कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही बाउंड चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज ही बाउंड चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ही फ्री चार्ज होता है। यहीं पे अगर हमने उल्टा किया होता, ये कंडक्टर बीसी है सपोज, और कंडक्टर बीसी इनिशियली मान लिया कैसा है? अनचार्ज है, पहले से कोई चार्ज नहीं है, और पहले इसके पास हम लाए थे एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए। अब सपोज हम इसके पास जो लेके आ रहे हैं एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लेके आ रहे हैं। अगर कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज होता तो फिर क्या होता? नियर एंड पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है? अपोजिट चार्ज। तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या था? नेगेटिव, और यहां नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव। तो नियर एंड पे हमेशा ही अपोजिट चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव कारण नियर एंड पे नेगेटिव आया था, नेगेटिव कारण नियर एंड पे पॉजिटिव आएगा, और फार एंड पे सिमिलर चार्ज आएगा, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं? अब इनमें से भी एक फ्री चार्ज एक बाउंड चार्ज, बोले कौन सा फ्री कौन सा बाउंड? तो आपके दिमाग में गलत बात बैठ गई कि आपने कहा अरे सर वो उसमें क्या है सर, वो नेगेटिव वाला तो बाउंड होता है, पॉजिटिव वाला जो है वो फ्री होता है। तो ऐसा नहीं है। यहां पर नेगेटिव चार्ज बना था किससे? पॉजिटिव के अट्रैक्शन से। यहां पॉजिटिव चार्ज बना है किससे? नेगेटिव के अट्रैक्शन से। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? अट्रैक्ट, अट्रैक्शन से बना है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्या? बाउंड चार्ज। और अगर इसका कनेक्शन हम अर्थ से करते हैं, सपोज ये है कंडक्टर बीसी, कनेक्शन कर दिया इसका किससे? अर्थ से। ये कंडक्टर ए इज इट है यहां पे अभी। तो व्हाट वी सी कि जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज था, जो नियर एंड वाला चार्ज था, वो तो कैसा होता है? हमेशा नियर एंड पे जो चार्ज होता है वो बाउंड चार्ज होता है, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फार एंड पे जो नेगेटिव चार्ज था अब वो अर्थ में चला जाएगा। समझ में आगे नहीं आया? तो ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही अर्थ में जाएगा या हमेशा नेगेटिव चार्ज ही अर्थ में जाएगा। जो भी फार एंड पे चार्ज होगा वो फ्री चार्ज होगा, वो जाएगा अर्थ में, या किसी अदर कंडक्टर से जोड़ दिया तो उस अदर कंडक्टर में। क्लियर है? अब अगर हम अर्थ से कनेक्शन भी हटा दें और उधर से चार्ज कंडक्टर जो ए है उसको भी रिमूव कर दें, तो हम क्या देखेंगे? पहले अर्थ से कनेक्शन हटाया, अगर केवल अर्थ से कनेक्शन हटाया, अभी चार्ज कंडक्टर ए को नहीं हटाया वहां से, तो अब कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज तो हट गया, केवल कौन सा चार्ज रह गया? नेगेटिव रह गया। लेकिन ये नेगेटिव अभी भी एक कोने में सिमटा हुआ है क्योंकि इसके अट्रैक्शन से बना है। इधर कोई चार्ज नहीं, साइड पे फ्री हो गया है चार्ज। लेकिन जैसे ही अर्थ से कनेक्शन हटाया, उधर कंडक्टर ए को बिठाया, तो हम क्या देखेंगे? ये जो नेगेटिव चार्ज है जो एक कोने में सिमटा था, अब जैसे यहां से ए हट गया, चार्ज कंडक्टर हट गया, अट्रैक्शन खत्म, तो ये चार्ज पूरे कंडक्टर में इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा, और ये कंडक्टर बीसी जो है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा? पहले अपन ने कनेक्शन हटाया अर्थ से कनेक्शन हटाते ही हम देखेंगे ये जो हमारा कंडक्टर बीसी है, नेगेटिव चार्ज तो जा ही चुका था, केवल पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन अगर कंडक्टर ए यहां मौजूद है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अट्रैक्शन से बना रहेगा, अभी तो नहीं जाएगा कहीं। लेकिन जैसे ही कंडक्टर ए को भी रिमूव कर दिया तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर में स्प्रेड हो जाएगा।
तो हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। तो दो एग्जाम्पल्स हैं हमने आपको बताए, और दोनों एग्जाम्पल्स में एक बात क्लियर हो रही है कि जब भी एक अनचार्ज कंडक्टर के पास हम कोई चार्ज कंडक्टर लेके आ रहे हैं, तो उस अनचार्ज कंडक्टर के दोनों एंड्स पे एक एक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। नियर एंड पे हमेशा अपोजिट चार्ज और फार एंड पे हमेशा सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होता है। नियर एंड वाला चार्ज जो है वो बाउंड चार्ज होता है, और फार एंड वाला चार्ज जो है वो फ्री चार्ज होता है, क्योंकि जैसे ही कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, वो फ्री चार्ज चला जाता है किसमें? अर्थ में। ये तो था हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इसकी भी अंदर की बात हम जानेंगे, एक्सप्लेनेशन, कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, अब आपको पूरी बात समझाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल बिना टेंशन के। एक एक चीज अब यहां पे क्लियर होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, ये कंडक्टर है वीसी। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जब तक कंडक्टर अनचार्ज होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। तो ना कहीं डेफिशिएंसी थी, ना कहीं एक्सेस थी, तो किसी भी एंड पे कोई चार्ज हमको नजर नहीं आ रहा था। कब तक? जब तक उसके पास एक चार्ज कंडक्टर लेके नहीं आए। अब क्या होगा चार्ज कंडक्टर लेके आने से? कि सपोज मैं जो कंडक्टर लेके आया ए, कंडक्टर ए पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर सब कहां इकट्ठे हो गए? कहां एक्यूमुलेट हो गए? इसके पास वाले एंड पे। समझ में आया कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन्स पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो कहां आ गए? वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए कहां? एंड बी पे। तो एंड बी पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? एक्सेस। और ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बी कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। वहीं एंड सी से सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो एंड सी पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण एंड सी क्या हो गया हमारा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो बात समझ में आएगी नहीं? ये तो आपको पिछले टर्म पे समझा चुके हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अर्थ से कनेक्ट करके क्या होता है? तो देखिए भाई, क्या है, अर्थ को हम मान सकते हैं ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ को क्या मान सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स का एक महासागर मान सकते हैं। भरे पड़े हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो काहे की वजह से? या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दुनिया में ज्यादातर लोग परेशान भी है ना, वो दो चीजों की वजह से ही है, या तो किसी की डेफिशिएंसी की वजह से, या किसी की एक्सेस की वजह से। बीमारियां भी जो होती हैं वो इसी वजह से होती है। ठीक है ना? किसी पे पता चला किसी पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो पता चला कोई उसकी एक्सेस से परेशान है ना? किसी के पास लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो कोई हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है ना? किसी को सूखा रोग है, कुछ भी खा ले मोटा ही नहीं होता, और कोई फटा पड़ रहा है। ठीक है ना? तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की या किसी भी चीज की डेफिशिएंसी भी बुरी है और एक्सेस भी बुरी है। ठीक है ना? और जो भी कमी हो उसके लिए अपन जाते कहाँ हैं? डॉक्टर के पास। वो हमारा इलाज करता है। जिस चीज की कमी है उसकी कमी दूर करेगा, कोई चीज की ज्यादा एक्सेस है उसको कम करने की कोशिश करेगा, उसकी दवाइयां देगा। तो यहां भी अर्थ एक डॉक्टर का ही काम करती है। इट इज ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी भरे पड़े इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। जितने चाहो इलेक्ट्रॉन्स इसे ले भी सकते हो, और जितने चाहो इसको दे भी सकते हो। तो यहां पर हमने जैसे ही कंडक्टर का कनेक्शन किया किससे? अर्थ से। तो एंड सी का कनेक्शन किया है अर्थ से, और एंड सी था कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब इसकी परेशानी क्या थी? भाई कोई कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज तो क्या परेशानी है उसकी? उसकी परेशानी ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। भाई डेफिशिएंसी खत्म कर दो, चार्ज खत्म हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी एंड सी पर, अर्थ से हमने जैसे ही कनेक्ट किया तो अर्थ में तो बड़े पड़े इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तुरंत अर्थ से निकलकर कंडक्टर के एंड सी की ओर चलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी उस डेफिशिएंसी को खत्म कर देंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी खत्म हुई, एंड सी पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, अनचार्ज हो गया। क्लियर है कि नहीं? और फिर जैसे ही अपन ने अर्थ से कनेक्शन हटाया, इधर कंडक्टर हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे में। तो आप कहोगे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो पहले की तरह फिर से जैसे नेगेटिव चार्ज था फिर से नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं हुआ? जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो बच्चों इसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अर्थ से आ गए ना। अगर ये नहीं आए होते तो वो अनचार्ज हो जाता फिर से।
लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पहले से ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, एक्सेस पूरे कंडक्टर में, तो पूरा कंडक्टर कैसा हो गया ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पूरी बात क्लियर हो गई, अंदर की बात इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज से समझा दी हमने, क्लियर हो गया कि नहीं। और एक कंसेप्ट ये याद रखना कि जब एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, वैसे तो हमने देखा क्या, देखने वाले को बाहर से क्या दिख रहा है कि अर्थ से कनेक्ट करते ही कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज चला गया कहां, अर्थ में, बट एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं गया। अंदर की बात क्या है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए और वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर गए। यानी एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को जब अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो याद रखना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इस केस में हमने नेगेटिव चार्ज कंडक्टर ए को पास लाए अनचार्ज कंडक्टर बीसी के। तो पहले कंडक्टर बीसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ना कहीं डेफिशिएंसी थी ना कहीं एक्सेस थी, तो पूरा कंडक्टर कैसा था आपका, पूरा कंडक्टर था अनचार्ज्ड। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को लेके आए तो नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कंडक्टर भी नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। तो ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर बीसी के, उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। वहां पे क्या किया था, अट्रैक्ट किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स भग पड़े थे कहां की ओर, कंडक्टर ए की ओर, तो वहां इकट्ठे हो गए थे उस एंड पे। अब यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिपेल, तो भाग के दूर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, एंड सी पर। तो एंड सी पे तो हो गई इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस, तो एंड सी हो गया क्या, नेगेटिवली चार्ज, और एंड बी पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो डेफिशिएंसी का एंड बी कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये अंदर की बात है। एक्चुअली क्या हुआ, हमको दोबारा से देखा कि नियर एंड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फार एंड पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बट क्यों आया, रीजन इसका ये है कि नेगेटिव चार्ज ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आ गए एंड सी पर, यहां इलेक्ट्रॉन्स की हो गई एक्सेस, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स भाग खड़े हुए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अकाल आ गया, ठीक है ना, डेफिशिएंसी हो गई, तो ये एंड कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब जब इसको कनेक्ट किया अर्थ से, तो यहां क्या होगा, तो अर्थ तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया महासागर है, ओशन है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, भरे पड़े हैं, जितने चाहो दे दो, जितने चाहो ले लो। तो यहां पर हमने जैसे ही कंडक्टर के एंड सी का कनेक्शन किया अर्थ से, जो कि नेगेटिवली चार्ज था, तो एंड सी नेगेटिवली चार्ज था ना, तो नेगेटिव चार्ज क्यों था, किसकी वजह से नेगेटिव चार्ज था इस पे, नेगेटिव चार्ज मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण एंड सी जो है वो कैसा था, नेगेटिवली चार्ज था, और अर्थ से कनेक्ट किया, तो अर्थ तो इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, जितने चाहो दे दो, जितने चाहो ले लो। तो देखिए जब हम कनेक्ट कर रहे हैं अर्थ से, तो कंडक्टर के एंड सी पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चाहे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो या डेफिशिएंसी, दोनों का इलाज अर्थ के पास है, क्योंकि अर्थ तो क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भरे पड़े हैं, जितने चाहो इलेक्ट्रॉन्स ले लो और जितने चाहो इलेक्ट्रॉन्स दे दो। तो वहां पर डेफिशिएंसी थी, तो जरूरत पड़ी थी अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में गए थे, और यहां पे एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहां पर देने की जरूरत है, तो यहां से कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की ओर जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन्स एंड सी से कहां गए, अर्थ में, जितने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस थी उतने इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले गए, तो यहां एक्सेस खत्म हो गई, तो एंड सी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, अनचार्ज हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, तो जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि हमने जब भी किसी चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर दोनों केस में हुआ, चाहे पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करें अर्थ से या नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करें किससे, अर्थ से, बट दोनों केस में ट्रांसफर अलग अलग तरीके से हुआ। जब एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया तो उसकी समस्या थी पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ अर्थ से कंडक्टर की ओर, और वहीं जब नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया अर्थ से तो नेगेटिव चार्ज की समस्या थी एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कनेक्शन किया किससे, अर्थ से, और अर्थ में तो भरे पड़े इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर से ट्रांसफर हुआ अर्थ की ओर इलेक्ट्रॉन्स का। तो कब कंडक्टर से अर्थ में, कब अर्थ से कंडक्टर में, बात समझ में आ गई। ये था पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किसका, चार्जिंग बाय इंडक्शन का। तो बात समझ में आई। तो फ्रिक्शन और इंडक्शन ये दो प्रोसेस थी चार्जिंग की, हमने पढ़ा भी आपका किस तरह से फ्रिक्शन से और किस तरह से इंडक्शन से चार्ज होती है बॉडीज। और याद रखना कि इंडक्शन में नियर एंड पे हमेशा ही कौन सा चार्ज आएगा, अपोजिट, और नियर एंड पे जो चार्ज आएगा उसी हिसाब से अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। यही कारण है कि एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से हमेशा अट्रैक्ट होगी, समझ में आया कि नहीं। एक अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन।
याद रखना ये बात, दो चार्ज बॉडीज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, रिपेल भी कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज बिटवीन देम, कि अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं या दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, सिमिलरली चार्ज है तो रिपेल करेंगी, और अगर दोनों अपोजिटली चार्ज हैं तो क्या करेंगी, अट्रैक्ट। ये तो बात हो गई दो चार्ज बॉडीज के बीच में। दो चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी लग सकता है और रिपल्सिव भी, बट रिमेंबर एक अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में कभी रिपल्शन नहीं हो सकता। एक अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में हमेशा ही क्या होगा, अट्रैक्शन, बिकॉज नियर एंड पे हमेशा ही कौन सा चार्ज होएगा, अपोजिट, इंड्यूस, और इस वजह से वो क्या होगी, अट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने ड्राई हेयर्स पे कॉम्ब किया तो कॉम्ब पे कोई चार्ज आ गया, सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया कॉम्ब पे, फिर उस कॉम्ब को हम ले गए किसके पास, स्मॉल पेपर पीसेस के पास, तो कॉम्ब तो चार्ज था बट पेपर पीसेस थोड़ी चार्ज थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि पेपर पीसेस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि जैसे ही कॉम्ब को हम पेपर पीसेस के पास ले गए तो उनके नियर एंड पे आया अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट, इस वजह से वो अट्रैक्ट हो गए। तो बात समझ में आ गई। तो ये बात पॉइंट टू बी नोटेड कि जब भी दो चार्ज बॉडीज के बीच में बात करें फोर्स की तो दोनों तरह का फोर्स लग सकता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन एक चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्शन कभी नहीं होगा। गॉट इट? तो देखिए भाई, अब एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो अभी अपन ने पढ़ा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो 5 balls नंबर 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। मतलब 5 बॉल हैं, पांचों बॉलों पे नंबर लिखा है, एक एक 1 से लेके 5 तक। किसी पे 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, एक पे 3 लिखा है, एक पे 4 लिखा है, एक पे 5 लिखा है। ऐसी 5 अलग अलग बॉल हैं और अलग अलग धागों के द्वारा उनको अपन ने लटका रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो आपसे कह रहे हैं पेयर्स 1 2 2 4 एंड 4 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, 3 पेयर्स बताई हैं, 3 पेयर्स हैं जिनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। किस किस में अट्रैक्शन हो रहा है, 1 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 4 और 1 के बीच में। समझ में आ गया नहीं? तो अट्रैक्शन किन किन में हो रहा है, 1 2 2 4 और 4 1 के बीच में। ये तो शो कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जबकि 2 पेयर्स आपको कहा है, वाइल पेयर्स 2 3 एंड 4 5 शो रिपल्शन। ये 2 पेयर्स जो 2 3 और 4 5 हैं, इनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। आपको पूछा यह जा रहा है कि देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी, बॉल 1 कैसी होगी, कैसी होगी कि ऑप्शंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल या मेड ऑफ मैटर। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो अब हम इस पे विचार करते हैं और जो कंसेप्ट हमको पता है उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई अट्रैक्शन वाली कि कौन कौन सी पेयर्स हैं जिनमें अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन वाली जो लिस्ट है उसमें एक तो आ रही है पेयर 1 और 2 की, एक पेयर आ रही है 2 और 4 की, एक पेयर आ रही है 4 और 1 की। और रिपल्शन वाली लिस्ट में गए तो हमने देखा 2 और 3 के बीच रिपल्शन हो रहा है, 4 और 5 के बीच रिपल्शन हो रहा है। तो हमने जो बात सबसे पहले नोटिस की वो ये कि जिस बॉल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है उस बॉल 1 का रिपल्शन की लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, यानी कि बॉल 1 रिपेल किसी से नहीं हो रही है, अट्रैक्ट जरूर हो रही है, 2 से भी अट्रैक्ट हो रही है, 4 से भी अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्शन की लिस्ट में है दोनों बार, 2 से भी अट्रैक्ट हो रही है, 4 से भी अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन रिपल्शन में नाम नहीं है, रिपेल नहीं हो रही। क्लियर है कि नहीं? तो हमने आपको जो कंसेप्ट बताया था कि एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से रिपेल कभी नहीं होती, होती है तो अट्रैक्टिव होती है, जबकि तो चार्ज बॉडीज तो अट्रैक्ट भी हो सकती है, रिपेल भी हो सकती हैं, लेकिन एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से कभी भी रिपेल नहीं होगी, होगी तो क्या होगी, हमेशा अट्रैक्ट होगी। तो चूंकि रिपल्शन की लिस्ट में शामिल नहीं है, एक बात तय है कि बॉल 1 जो है आपकी अनचार्ज भी हो सकती है। एक ऑप्शन खुल गया हमारे लिए कि बॉल 1 अनचार्ज भी हो सकती है, यानी न्यूट्रल हो सकती है। न्यूट्रल है तो अट्रैक्ट तो हो सकती है लेकिन रिपेल नहीं हो सकती, पहला बात यह हो गई। लेकिन अभी हमारे ऑप्शन
ए और बी भी खारिज नहीं हुए हैं, तो एक ऑप्शन सी जरूर खुल गया है। लेकिन अब हमको ये चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है क्या। तो हमने मान लिया कि बॉल 1 हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो किस किस से अट्रैक्ट हो रही है? बॉल 1 बॉल 2 से अट्रैक्ट हो रही है। तो बॉल 1 बॉल 2 से अट्रैक्ट हो रही है। बॉल 1 को अगर पॉजिटिव चार्ज माना तो बॉल 2 क्या होगी? नेगेटिव। फिर बॉल 2 जो नेगेटिव हो गई है वो 4 से क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होती है, मतलब बॉल 4 कैसी हो गई? पॉजिटिव। बॉल 1 पॉजिटिव थी, बॉल 2 नेगेटिव, बॉल 4 कैसी हो गई? पॉजिटिव। अब बॉल 1 और बॉल 4 दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन वो आ रही है अट्रैक्शन की लिस्ट में। क्या दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर सकती हैं? नहीं, सिमिलर चार्ज है, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। और सेम यही प्रॉब्लम आती है अगर बॉल 1 को हम नेगेटिव मानते तो। अगर बॉल 1 को नेगेटिव मानते तो बॉल 2 से अट्रैक्ट हो रही है, मतलब बॉल 2 कैसी होती? पॉजिटिव। फिर बॉल 2 बॉल 4 से अट्रैक्ट होती, बॉल 4 कैसी होती? नेगेटिव। और 1 नेगेटिव थी, 4 1 दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाती तो भी अट्रैक्ट नहीं हो सकती थी। तो इसका मतलब बॉल 1 ना तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती ना नेगेटिवली चार्ज हो सकती। तो फिर बचा ऑप्शन कौन सा? न्यूट्रल। ये तो फालतू ऑप्शन था, मेड ऑफ मेटल। तो कुल मिला के राइट ऑप्शन क्या होगा? न्यूट्रल। तो बॉल 1 विल बी न्यूट्रल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो आज अपन ने पढ़ा है कि टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास, मास दोनों के सेम है, दो स्फीयर्स हैं सेम मास के, आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली। यानी दोनों को चार्ज किया गया है, दो स्फीयर जिनके मास सेम थे, ए और बी, दोनों को ही चार्ज किया है, दोनों को इक्वल चार्ज दिया है, लेकिन एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रिस्पेक्टिवली क्या दिया? मतलब ए को दिया है पॉजिटिव और बी को दिया है नेगेटिव चार्ज। इक्वल, ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव। क्वेश्चन आपका यह है कि देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग, यानी ए और बी जो स्फीयर्स हैं उनके मासेस आफ्टर चार्जिंग क्या होंगे? पहला ऑप्शन है रिमेन अनअफेक्टेड, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने मासेस पहले थे उतने ही अब रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि ए का मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी, यानी मास ए का ज्यादा हो जाएगा मास ऑफ बी से। तीसरा ऑप्शन है मास ऑफ ए लेस हो जाएगा मास ऑफ बी से। एंड चौथा ऑप्शन है नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए भाई, जब कुछ नहीं पता होता तो अपन यही कहते थे भैया नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। लेकिन अपन को तो पता है ना, कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिया है, उस कंसेप्ट का यहाँ यूज करना है। तो पहले इनिशियली ए और बी दोनों के मासेस कैसे थे? सेम। उसके बाद फिर दोनों को चार्ज किया, ए को किया पॉजिटिवली चार्ज, बी को किया नेगेटिवली चार्ज। बोले अब क्या फर्क पड़ेगा मास पे? तो आज हमने आपको सबसे पहले ये बात बताई भी थी कि ध्यान रखना, कोई भी बॉडी को जब हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, मतलब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो उसके मास में क्या आ जाती है? कमी। और जब किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, तो वो हो जाती है नेगेटिव चार्ज, इसका मास बढ़ जाता है। तो ए को किया पॉजिटिव चार्ज, तो ए का मास कम हो गया, बी को किया नेगेटिवली चार्ज, बी का मास ज्यादा हो गया। इनिशियली दोनों के मास सेम थे, तो आफ्टर चार्जिंग क्या होगा? ए का मास बी के मास से कम होगा। तो राइट ऑप्शन होगा सी, मास ऑफ ए लेस देन मास ऑफ बी। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने चार्जिंग के दो मेथड पढ़े, एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। आशा करता हूं कि ये दोनों चीजें आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। और अब हम आ रहे हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से स्टेट करने के लिए भी आ सकता है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स भी अच्छे बन जाते हैं। तो हम कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो अगले कुछ क्षणों में हम कुछ अनमोल शब्द बोलने जा रहे हैं। सभी लोग अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित कर दें। कूलॉम्स लॉ क्या है, काय के लिए है, ये बातें जो मैं बोल रहा हूं शब्दों को ध्यान से पकड़ना, यहीं से पहले अंग्रेजी में फिर इंग्लिश में। तो देखिए, सबसे पहले कूलॉम्स लॉ है काय के लिए। ये तो हमने देखा कि दो स्टेशनरी चार्जेस एक दूसरे पर दो तरह के फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और ये कूलॉम्स लॉ पर्टिकुलरली लागू होता है स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए? स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। तो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और रिपल्शन के लिए कूलॉम्स लॉ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो अट्रैक्शन का हो सकता है, रिपल्शन का तो और वर्ड यूज करेंगे हम, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है कि नहीं। और किन के बीच? दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच। और इस फोर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें एफ से, तो दो चार्जेस जिनके बीच फोर्स लग रहा है, वो चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो मान लिया Q1 एंड Q2, ये तो हमने बताया था, चार्ज पृथ्वी से डिनोट करते हैं। और दो चार्जेस हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स हमने ले लिए, एक Q1 एक Q2। कैसे चार्जेस हैं ये? स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। क्या लगेगा इनके बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो मान लिया है R। R is what? Distance between the two stationary point charges. Q1 Q2 क्या है? Magnitudes of two stationary point charges. तो कूलॉम ने ऑब्जर्व किया कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड से Q1 Q2 कोई साइन नहीं है बीच में, मतलब उनका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। एंड दूसरी बात जो उन्होंने नोटिस की वो ये कि ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली के लिए 1/n आ जाएगा। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम है R और उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर स्टेटमेंट में हम कहें तो अब मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी अंग्रेजी में। अब इंग्लिश में स्टेटमेंट कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का अगर लिखने के लिए आता है स्टेट कूलॉम्स लॉ या स्टेट कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो कैसे स्टेट करेंगे हम? तो ध्यान से सुनिए आप। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और वर्ड यूज करना, एंड नहीं, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। याद रखिए क्या? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। लागू किसके लिए होता है ये? स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। तो बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस the electrostatic force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of their magnitudes. Q1 Q2 क्या है? उनके magnitudes. तो directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them. This is Coulomb's law. Any problem? मैथमेटिकली अगर हम स्टेट कर रहे हैं तो देखिए ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन डिनोट कर रहे हैं F से, तो F प्रोपोर्शनल टू होगा Q1 Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/r² के। नाउ कंबाइनिंग द टू, we get कंबाइनिंग द टू वी गेट, दोनों को कंबाइन कर लें तो देखिए F प्रोपोर्शनल दोनों में ही है, F प्रोपोर्शनल कॉमन आ जाएगा। Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे, R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन R²। और ये बात हम जानते ही हैं बचपन से कि जब प्रोपोर्शनल डिजाइन हटाते हैं तो बदले में इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर एक कांस्टेंट हम यूज करेंगे, ये कांस्टेंट है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन 1, दिस इज कूलॉम्स लॉ मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो आ गया F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R²। k भी देखिए यहाँ पे स्मॉल बनाना, दो k यूज होंगे अपने, कैपिटल K भी आगे यूज करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, बट दिस इज स्मॉल k है तो क्या? ये तो आपको दिख ही रहा है, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो k के बारे में मेंशन कर देंगे, वेयर स्मॉल k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज स्मॉल k? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट।
तो स्मॉल के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करती है देखना बेटा। दो चीजें कौन कौन सी है? पहला, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच मीडियम क्या है, और दूसरा जो है फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड। तो कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? फर्स्ट, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, सेकेंड, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इक्वेशन 1 जो है मैथमेटिकल फॉर्म है कूलॉम्स लॉ का, याद रखना है F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल के क्या है? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। बोलते क्या है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। वैल्यू डिपेंड करती है दो चीजों पे, मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मतलब जैसे SI सिस्टम, CGS सिस्टम, तो किस सिस्टम में हम मेजर कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें इलेक्ट्रिसिटी में मेनली हम सिस्टम कौन सा लेके चलेंगे? SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में हम डील करेंगे। तो अगर हम बात करें SI सिस्टम की, तो इन SI सिस्टम अब चार्जेस के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, तो उसे वैक्यूम कहते हैं। या फिर एयर भी होती है तो अब उसको फ्री स्पेस ही कह देते हैं। फ्री स्पेस अगर हम कहते हैं तो फ्री स्पेस मींस एयर और वैक्यूम। तो इन SI सिस्टम फॉर एयर और वैक्यूम जो वैल्यू होती है स्मॉल के की, याद रखिएगा, इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। द वैल्यू ऑफ स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इन SI सिस्टम क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? याद रखिएगा ये वैल्यू है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट यानी स्मॉल के की। अब अगर ये वैल्यू हम रख दें इक्वेशन 1 में, तो एयर या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम दोनों को कंबाइंड रूप से हम बोल सकते हैं क्या? फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस यानी एयर और वैक्यूम में हमारे को फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला निकल आएगा। तो फोर्स को डिनोट करते हैं F से। अब फ्री स्पेस के लिए हमने सफिक्स में 0 लगा दिया, F0। F0 मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। तो F नॉट इक्वल टू क्या होगा? तो स्मॉल के फॉर्मूले में है, उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? स्मॉल के की वैल्यू यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशंस में जहां जरूरत पड़ेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, एंड न्यूमेरिकल्स में जहां जरूरत पड़ेगी वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। याद रखना, इनटू बाकी सेम एज इट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जो हम जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो आगे जब भी दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो F नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट नॉट यहां पे यूज किया। व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोले तो एयर और वैक्यूम। एंड रिमेंबर इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी याद रखिएगा, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, और यूनिट इसकी जस्ट उल्टी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्लियर है कि नहीं? तो ये होता है हमारा कूलॉम्स लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म अगर आता है एग्जाम में तो यहां तक लिख सकते हैं। यहां पर ये याद रखिएगा कि Q1 Q2 यहां चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं और फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम कुछ चार्जेस दिए जाएंगे, वैल्यूज दे दी जाएंगी चार्ज की, हो सकता है एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव भी हो, ठीक है ना। तो हमें यहां फॉर्मूले में जब रखना है Q1 Q2 की जगह तो साइन नहीं रखना, सिर्फ क्या रखना है उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी होगी, उसकी डायरेक्शन अपन इस हिसाब से देखेंगे कि वो अट्रैक्ट हो रहा है
गिवन चार्ज से या रिपेल हो रहा है, उसके हिसाब से उसकी डायरेक्शन आएगी। और जब एक से ज्यादा फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहे हैं तो जब हमें नेट फोर्स निकालना होगा तो याद रखना फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब सम करेंगे तो कौन सा सम करेंगे हम? वेक्टर सम। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए ये बात समझ में आई कि कूलम्ब्स लॉ। तो ये तो हमने पढ़ा अभी कूलम्ब्स लॉ, ये तो हमने पढ़ा अभी कूलम्ब्स लॉ एयर या वैक्यूम के लिए। अब यही अगर एयर या वैक्यूम के बजाय किसी मीडियम में बात करें, इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, इसको आप इक्वेशन 2 दे देना। इन एनी मीडियम अगर हम जाएं, मीडियम में दो चार्जेस के बीच के फोर्स को हम डिनोट करेंगे Fm से, F0 Fm। F मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। वही अगर हम एयर वैक्यूम है तो हम F0 कह देते हैं, अगर किसी अदर मीडियम में जाएंगे तो वहां Fm कह देंगे। तो Fm जो होगा याद रखना, इट इज F0 अपॉन कैपिटल K। यानी जो किसी मीडियम में फोर्स होगा वो हमेशा एयर में जितना भी फोर्स था, फ्री स्पेस जितना भी फोर्स था उससे कम होगा। कितना कम होगा? इट विल बी 1 अपॉन कैपिटल K टाइम्स। और कैपिटल K की जगह एक और चीज हम यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन R। तो कैपिटल K या एप्सिलॉन R, ये दो चीज हमने यहां पे यूज करी हैं। कब यूज करी है? ये एयर या वैक्यूम में थे तब नहीं था। जैसे किसी मीडियम में गए तो मीडियम में जाते ही हमने देखा फोर्स जो है वो रिड्यूस हो गया। जितना एयर में था F0 उससे कम हो गया। कितना हो गया? या तो उसका 1 अपॉन कैपिटल K टाइम्स, या कह सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन R टाइम्स। यानी कैपिटल K एप्सिलॉन R दोनों में से कोई भी एक चीज हम यूज कर सकते हैं। सिंबल अलग अलग है, नाम अलग अलग है, बट चीज एक ही है। क्या है वो बता दें आपको। वेयर कैपिटल K जो है इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। K की बजाय हम दूसरी चीज भी यूज कर सकते हैं, वो है एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी तो होता ही है, पहले एप्सिलॉन नॉट था वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी, फ्री स्पेस की थी। नॉट लग गया मतलब फ्री स्पेस, और यह R लग रहा मतलब रिलेटिव परमिटिविटी है। ये इट इज रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है किसी मीडियम की। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। और एक चीज यहां से क्लियर हो रही है कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस यानी मीडियम है Fm, वो K यानी K और एप्सिलॉन R पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K और एप्सिलॉन R। यानी जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स उतना कम लगेगा। समझ आया कि नहीं? तो यहां पे ये भी क्लियर हो रहा है। और पर्टिकुलरली यहां से अगर हम डिफाइन करें किसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को, तो K हो या एप्सिलॉन R हो, K को उधर ले गए तो Fm आ जाएगा नीचे, यानी F0 अपॉन Fm। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कुल मिला के क्या हो गया? रेशियो हो गया। किस किस का रेशियो? F0 और Fm का रेशियो। Here what is F0? F0 is the force between two charges kept at a certain distance in air or vacuum. And what is Fm? Force between the same two charges kept at the same distance in any medium. और इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना? ये तो बात होगी अंग्रेजी में। अब डेफिनेशन देंगे इंग्लिश में। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है 2-3 बार एग्जाम में। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये रेशियो है। तो ये रेशियो है, किस किस का रेशियो है? F0 और Fm का, यानी रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस kept at a certain distance in air or vacuum to the force between the same two charges kept at the same distance in any medium। समझ में आ गया ना? तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? the ratio of force between two charges kept at a certain distance in air or vacuum to the
force between the same two charges kept at the same distance in any medium is called dielectric constant or relative permittivity of medium. Is that clear? और आप देख सकते हैं दोनों ऊपर नीचे फोर्स यानी प्योर रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती. इट हैज नो यूनिट. क्लियर है कि नहीं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी की तो यूनिट थी, क्या थी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. लेकिन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है. वैल्यू जरूर इसकी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है. याद रखना के की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1. ठीक है ना? मिनिमम वैल्यू 1 होती है किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए, यानी एयर या वैक्यूम के लिए मिनिमम है ये. किसके लिए है? फॉर एयर और वैक्यूम. क्लियर है? फॉर एनी अदर मीडियम तो फॉर एनी अदर मीडियम अगर हम बात करें तो किसी भी अदर मीडियम के लिए के की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर. सबसे कम वैल्यू होती है एयर वैक्यूम के लिए 1. किसी भी अदर मीडियम के लिए, कोई सा भी मीडियम हो एक्सेप्ट एयर, सबके लिए वैल्यू जो है के की वो क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी. याद रखना के की वैल्यू लेस देन 1 कभी नेवर लेस देन 1. सबसे कम वैल्यू किसके लिए? एयर या वैक्यूम के लिए. और चूंकि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के डिपेंड कैसे करता है? इनवर्सली. और जिसके लिए सबसे कम है वैल्यू के यानी एयर के लिए, उसमें फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है. दो चार्जेस के बीच का फोर्स सबसे ज्यादा कहां लगता है? फ्री स्पेस. एयर या वैक्यूम. किसी भी अगर मीडियम में जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. और जितना ग्रेटर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम का, रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी मीडियम की, ये समझ लीजिए फोर्स उसमें उतना कम होता जाएगा. समझ में आया? एंड फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स सभी मेटल्स ही होते हैं. तो फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स जो वैल्यू ऑफ के होती है वो इनफाइनाइट. वैल्यू ऑफ के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है. किसके लिए? फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स. तो समझ में आएगा बच्चों क्या होता है कूलॉम्स लॉ? द फोर्स of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them. आज हमने कूलॉम्स लॉ के डिफरेंट फॉर्म पढ़े. तो मेन फार्मूला तो क्या है? इक्वल टू स्मॉल k q1 q2 upon r square. और अगर हम एयर या वैक्यूम में बात करें ऐसा सिस्टम में तो फोर्स का जो फार्मूला होता है F नॉट इक्वल टू होता है 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. और किसी मीडियम में गए तो फोर्स जो है FM होता है F नॉट अपॉन K या F नॉट अपॉन एप्सिलॉन r. या K क्या है? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. मतलब दोनों का एक ही है, सिंपल अलग अलग है, नाम अलग अलग है, मतलब एक ही है. ठीक है ना? और अलग से हमने डिफाइन करके बता दिया होता क्या है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आशा करता हूं आज जो पढ़ाया वो पूरी तरह समझ में आया होगा. कल का लेक्चर हमारा इसके आगे से स्टार्ट होगा, यानी हम कूलॉम्स लॉ को अभी स्केलर फॉर्म में पढ़ा था, अब इसे वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे एंड उसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में. आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल.